हेलो गाइस, वेलकम टू फुल कोर्स ऑफ टेलविन सीएसएस 2025। तो ये हमारा टेलविन का लेक्चर 2 है और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम हमारे फोल्डर के अंदर टेलविन सीएसएस को कैसे सेटअप करते हैं। तो अब यहाँ पर टेलविन सीएसएस को यूज करने के दो तरीके होते हैं। तो आज हम इन दो तरीकों के बारे में बात करने वाले हैं। तो अब यहाँ पर मैंने पहले से ही फोल्डर को बना के रखा है, तो मैं इसे ओपन करता हूँ। तो अब हम क्या करते हैं कि इसके अंदर एक फाइल बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ index.html। तो अब यहाँ पर मैं एक एक्सक्लेमेशन मार्क बनाता हूँ और उसके बाद एंटर करता हूँ, जिससे कि हमारा बॉयलर प्लेट कोड यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मैं टाइटल के अंदर लिख लेता हूँ टेलविन CSS ट्यूटोरियल। ओके, तो अब यहाँ पर टेलविन का सेटअप करने के लिए हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर टेलविन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, इसके ऊपर हमें जाना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेलविन। तो देखो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इसके ऊपर हमें जाना है और अब यहाँ पर कॉर्नर के ऊपर डॉक्स का ऑप्शन है, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। तो हम यहाँ पर इंस्टॉलेशन वाले पेज के ऊपर आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पर टेलविन CSS का सेटअप करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है प्ले CDN। तो देखो यहाँ पर चौथा ऑप्शन है CDN का, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो इसके अंदर से आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको एक कोड दिख रहा है ना, इसके अंदर से ये जो स्क्रिप्ट टैग है ना, इसे में यहाँ पर कॉपी करना है। और अब इसे में क्या करना है कि हमारा जो टाइटल टैग है ना, उसके बाद हमें इसे पेस्ट कर देना है। अब देखो यहाँ पर ये जो स्क्रिप्ट टैग होगा ना, ये क्या करेगा कि यहाँ पर एक इंटरनल CSS बनाएगा और हमारे टेलविन की जो भी यूटिलिटी क्लासेस होती है ना, उन सभी को यहाँ पर ला देगा। चलो अब इसे मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर गो लाइव के ऊपर क्लिक करता हूँ और अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि इंस्पेक्ट करना है। ओके, और अब यहाँ पर हमें हेड टैग के अंदर देखना है। ओके, तो देखो यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग के बाद यहाँ पर स्टाइल टैग यहाँ पर आ चुकी है। तो ये इंटरनल CSS को लाने का काम ये यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग कर रहा है। ओके, तो देखो इसके अंदर यहाँ पर सभी क्लासेस आ चुकी है। तो अब हम यहाँ पर इन सभी क्लासेस को यूज कर सकते हैं। तो चलो अब इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले यहाँ पर एक डी बनाता हूँ। ओके, और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज अ डी। अब देखो यहाँ पर टेलविन CSS के अंदर एक क्लास होती है जिसका नाम है टेक्स्ट सेंटर। ये क्या करती है कि हमारा जो टेक्स्ट होता है ना, उसका अलाइन यहाँ पर सेंटर कर देती है। मतलब कि ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर करने का काम करती है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेक्स्ट सेंटर। ओके, अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारा टेक्स्ट सेंटर में आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर एक और क्लास होती है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेक्स्ट रेड फॉन्ट्स। ओके, तो अब ये क्लास क्या करती है कि हमारा जो टेक्स्ट होता है ना, उसका कलर यहाँ पर रेड कर देती है। ओके, तो इसे हम सेव करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारा टेक्स्ट रेड हो चुका है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर टेलविन CSS की यूटिलिटी क्लासेस को यूज करते हैं। तो ये था हमारा पहला तरीका। अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके के बारे में। तो पहले मैं इन सभी को यहाँ से निकाल देता हूँ। ओके, और यहाँ पर हमने जो क्लास अप्लाई की है ना, उसे भी मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। अब इसके बाद दूसरा तरीका होता है यहाँ पर CLI का तरीका। इसे यूज करके भी हम यहाँ पर टेलविन CSS का सेटअप कर सकते हैं। पर अब इसके लिए हमें यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट होती है कि हमें यहाँ पर Node.js को इंस्टॉल करना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि पहले हमें यहाँ पर Node.js की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है। तो ये रही हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, तो इसके ऊपर हमें जाना है और अब यहाँ से हमें Node.js का LTS वर्जन डाउनलोड कर देना है। मेरा पहले से डाउनलोड है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। पर आपको क्या करना है कि पहले इसे डाउनलोड कर देना है और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसे इंस्टॉल भी कर देना है। ओके, और अब उसके बाद हमें यहाँ पर आगे की प्रोसेस करनी है। तो अब यहाँ पर टेलविन के डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जाता हूँ। ओके, और इसे मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। अब जैसे आप यहाँ पर Node.js को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देंगे, तो ये आपको दो चीज़ें देता है। पहला होता है NPM। NPM का फुल फॉर्म होता है नोड पैकेज मैनेजर और दूसरा होता है NPX। NPX का मतलब होता है नोड पैकेज एग्जीक्यूटर। अब ये NPM और NPX होते हैं ना, ये क्या करते हैं कि हमें यहाँ पर पैकेजेस को इंस्टॉल करने में हेल्प करते हैं। अगर हमें यहाँ पर थर्ड पार्टी पैकेजेस को हमारे फोल्डर के अंदर इंस्टॉल करना है, तो हमें यहाँ पर NPM और NPX की ज़रूरत होती है। फिलहाल आपको इतना समझना है कि यहाँ पर NPM और NPX दो वे होते हैं जो हमारे फोल्डर के अंदर यहाँ पर थर्ड पार्टी पैकेजेस को इंस्टॉल करने में हेल्प करते हैं। तो चलो अब हम यहाँ पर सेटअप करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस लाइन को कॉपी करना है, इस पहली वाली लाइन को, और अब आपको यहाँ पर VS कोड के अंदर जाना है। अब देखो यहाँ पर आपको फाइल के ऊपर यहाँ पर टर्मिनल का ऑप्शन दिखाई देगा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको न्यू टर्मिनल के ऊपर क्लिक करना है। या आप यहाँ पर एक शॉर्ट की को भी यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि पहले आपको कंट्रोल दबाना है, उसके बाद शिफ्ट, और उसके बाद यहाँ पर आपको बैक टिक पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। तो अब इसके अंदर में यहाँ पर इस पहले लाइन को लिखना है। ओके, और उसके बाद आपको एंटर कर देना है। तो यहाँ पर आपका पैकेज इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है, तो हम वेट करते हैं थोड़ा।
इंस्टॉल होने का ये ओके। तो देखो जैसे ये इंस्टॉल हो गया तो यहाँ पर हमारा एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है जिसका नाम है नोड मॉड्यूल। इसके अंदर क्या होता है कि हम यहाँ पर जो भी पैकेजेस को डाउनलोड करते हैं ना, उसका डेटा इसके अंदर स्टोर होता है। इसके अलावा यहाँ पर दो और फाइल बनती है जिसका नाम है पैकेज डॉट जेसन और पैकेज लॉग डॉट जेसन। यहाँ पर पैकेज डॉट जेसन होती है ना, उसके अंदर यहाँ पर डिपेंडेंसी स्टोर होती है। और ये पैकेज लॉग डॉट जेसन होती है ना, उसके अंदर यहाँ पर हमारी वर्जन और वो सभी डिटेल्स यहाँ पर स्टोर होती है। ओके, फिलहाल आपको इन सभी के बारे में इतना जानने की जरूरत नहीं है। जब हम यहाँ पर रिएक्ट और इन सभी के बारे में पढ़ेंगे तब हम इन सभी के बारे में बात करेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको जो भी स्टेप कह रहा हूँ ना, तो आपको उसे फॉलो करना है। तो हमने यहाँ पर पहले लाइन को इंस्टॉल कर दिया है। उसके बाद अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें एक फोल्डर बनाना है और इसका हमें नाम लिखना है SRC। ओके, और अब इसके अंदर हमें यहाँ पर एक और फाइल बनानी है और इसका हमें नाम लिखना है input.css। ओके, अब हमें यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जाना है। ओके, और अब ये जो लाइन है ना, उससे मैं यहाँ पर input.css के अंदर लिखना है। तो इसे मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर हम इसे लिख देते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर input.css का काम यहाँ पर हो चुका है। ओके, इतना कर लिया। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर फिर से डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जाना है और अब ये जो लाइन है ना, उसे मैं यहाँ से कॉपी करना है और इसे मैं यहाँ पर टर्मिनल के ऊपर चला देना है। तो मैं इसे यहाँ पर चला देता हूँ। अब ये जो लाइन होगी ना, ये क्या करेगी कि यहाँ पर हमारे input.css होगी ना, उससे यहाँ पर एक output.css नाम की फाइल बनाएगी। ओके, तो देखो यहाँ पर हमारे SRC के अंदर यहाँ पर इनपुट के बाद यहाँ पर output.css भी यहाँ पर आ चुकी है। अब इसके अंदर हम देखेंगे तो अब इसके अंदर यहाँ पर हमारी टेलविन की सभी क्लासेस यहाँ पर आ जाएंगी। ओके, अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें HTML के अंदर जाना है और अब इस टाइटल के बाद हमें यहाँ पर एक लिंक टैग बनाना है। ओके, और यहाँ पर हमें href के अंदर लिखना है /src और उसके बाद हमें लिखना है output.css। ओके, तो हमें यहाँ पर इसे लिंक करना होगा। उसके बाद ही हम यहाँ पर स्टाइल को अप्लाई कर पाएंगे। अब देखो यहाँ पर हमने टर्मिनल के अंदर यहाँ पर ये लास्ट लाइन लिखी है ना, तो इसके अंदर देखो यहाँ पर ये वॉच वाले लाइन है ना, तो ये क्या करेगी कि हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी चेंजेस होंगे ना, उसे यहाँ पर ट्रैक करेगी। और जब तक ये लाइन यहाँ पर चलती रहेगी तब तक हमें यहाँ पर इसका आउटपुट देखने को मिलेगा। अगर ये लाइन यहाँ पर चलना स्टॉप हो जाएगी तो यहाँ पर हमारी स्टाइल अप्लाई नहीं होगी। तो इसे हमेशा यहाँ पर चलते रहने देना है। तो चलो अब हम यहाँ पर स्टाइल को अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि पहले यहाँ पे इस div को यहाँ से निकाल लेता हूँ और अब यहाँ पर मैं एक h1 टैग बनाता हूँ और अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ दिस इज अ हेडिंग। ओके, अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। देखो जैसे मैंने यहाँ पर सेव किया तो यहाँ पर एक ग्रीन लाइन यहाँ पर चल गई और अगर मैं यहाँ पर कोई भी चेंजेस करता हूँ और इसे सेव करता हूँ तो देखो फिर से यहाँ पर लाइन चलेगी। तो ये लाइन क्या करती है कि यहाँ पर हमारे चेंजेस को ट्रैक करती है। तो चलो अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। अब देखो यहाँ पर तो हमने एक h1 टैग बनाया था और h1 टैग तो बहुत ही बड़ा होता है, तो यहाँ पर ये छोटा क्यों आ रहा है? तो देखो अब इसका भी एक रीजन होता है। जब हम यहाँ पर टेलविन का सेटअप करते हैं तो ये क्या करता है कि हमारे टैग का जो नेचुरल बिहेवियर होता है ना, उसे यहाँ पर 0 कर देता है। तो अब यहाँ पर h1 टैग हमें इस तरीके से दिखाई दे रहा है, तो मतलब कि हमारे टेलविन CSS का सेटअप यहाँ पर हो चुका है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम कुछ स्टाइल को अप्लाई करते हैं। तो अब यहाँ पर मैं क्लास को ऐड करता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेक्स्ट सेंटर। अब देखो यहाँ पर मुझे ऑटो सजेशन आ रहे थे, तो अब इसका रीजन क्या है कि मैंने यहाँ पर एक एक्सटेंशन को डाउनलोड किया है। तो अब इसे मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ओके, तो आपको यहाँ पर लिखना है टेलविन CSS। ओके, देखो यहाँ पर पहला आ चुका है। तो आपको इस एक्सटेंशन को डाउनलोड कर देना है, तो आपको भी यहाँ पर ऑटो सजेशन आने लगेंगे। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं एक और क्लास को अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पर लिखता हूँ टेक्स्ट रेड। तो देखो यहाँ पर मुझे ऑटो सजेशन आ रहा है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेक्स्ट रेड 500। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारा टेक्स्ट रेड हो चुका है। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पर टेलविन CSS को यूज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्लासेस का नाम है और ये सब कुछ ही ना, तो इस सभी के बारे में हम आने वाले वीडियोस में बात करने वाले हैं। तो अब आप इसके बारे में कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम क्या करने वाले हैं कि हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर यहाँ पर टाइपोग्राफी की सभी क्लासेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। सो आई होप आज के वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया वो आपको समझ आ गया होगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वन।